नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर एस के मानो आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज बेसिकली हम लोग एंशंट हिस्ट्री में ह्यूमन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पर बातचीत करेंगे। आज की जो क्लास है ये मानव के विकास, मानव के उद्भव और विकास से संबंधित है। तो मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ, क्या आज का जो मानव होमोसैपियंस है ये होमोसैपियंस कैसे बना, होमोसैपियंस बनने के पीछे इसका मूल कारण क्या है, ऐसी कौन सी इसमें ऐसा कौन सा ऑर्गन है इसकी बॉडी में जिसकी वजह से ये एक बहुत ही विजडम वाला इस सृष्टि का जीव बन गया, एक सैपियंस हो गया। और मानव के इस विकास की प्रक्रिया में कहाँ से मानव ने अपना विकास शुरू किया, और मानव के जो जैसे और पूर्वज हैं, तो क्या जो कपि और बंदर की बात कही जाती है, क्या मानव का विकास उसी से हुआ या उनके सदृश, हमारे पूर्वजों के सदृश ही इनके पूर्वज भी रहे। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और लेकिन उसके पहले ये देख लेंगे कि मानव जिस पृथ्वी पर रह रहा है, थोड़ा सा देखेंगे कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। और फिर जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात ही करना है तो क्यों ना हम यूनिवर्स की उत्पत्ति के साथ बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, और फिर उस पृथ्वी में पर मानो जो एक बहुत ही सेपियंस बुद्धिमत्ता वाला जीव है, विजडम वाला जीव है। इन सब पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम यूनिवर्स के ओरिजिन पर देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आज का तो फिलहाल टॉपिक ये है कि ह्यूमन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मानव का उद्भव एवं विकास। ह्यूमन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मानव का उद्भव और विकास या मानव उद्भव। अब इसके अंतर्गत पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के पहले और भी जीवों की उत्पत्ति हुई, और वो हुई तो कब हुई, और मानव की उत्पत्ति कब हुई। तो इस पूरी बात को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा यूनिवर्स के की उत्पत्ति से शुरू करेंगे बातचीत, तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे बात कर लें, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो तथ्य है वो बड़ा ही रहस्यमय है। हालांकि काफी कुछ बिग बैंग थ्योरी के द्वारा उस गुत्थी को सुलझा लिया गया है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत बेसिकली वो यूनिवर्स की ओरिजिन से रिलेटेड ही सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ही सिद्धांत है। और आज के लगभग 13.7 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, इतने साल पहले एक, आप कह सकते हैं कि एक गोलक पिंड था, या कह सकते हैं कि एक छोटा गोलक था, टिनी बॉल। एक छोटा गोलक था और उसी पर ही ब्रह्मांड का पूरा भार केंद्रित था। उस गोलक पिंड का तापमान लगभग 5 से 6 हजार डिग्री सेंटीग्रेड था, और उस
गोलक पिंड में एक भयंकर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यह बात बिग बैंग थ्योरी के द्वारा सिद्ध हो चुकी है और ब्रह्मांड के उत्पत्ति के विषय में अनेकों सिद्धांत हैं, अनेकों परिकल्पनाएं हैं। उनमें से जो सर्वमान्य एवं सर्वप्रामाणिक सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत ही है। और बिग बैंग सिद्धांत यही कहता है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है 13.7 वर्ष पूर्व जब विस्फोट हुआ उस गोलक में, अर्थात उस छोटे गोलक में, टिनी बॉल में, और उसकी वजह से फिर वो विस्तारित हुआ तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और चूंकि फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसका विस्तार हुआ तो इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कह देते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, अर्थात बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी जो है वो बिल्कुल, जो इसका श्रेय जाता है वो एडविन को जाता है। एडविन ने ही इस सिद्धांत के विषय में बताया कि किस तरह से ब्रह्मांड में इसका विस्तार हो रहा है। और जब 13.7 अरब पहले इसका विस्फोट हुआ, वो विस्फोट उस छोटे गोलक में किन कारणों से हुआ इसका अभी अनुमान नहीं लग पाया है कि क्यों हुआ। और फिर उसमें से कई गैलेक्सीज की उत्पत्ति हुई, उसमें फिर सोलर सिस्टम हुए, सौरमंडल हुआ। उस सौरमंडल सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स, ग्रह, उसी ग्रह में से और एक पृथ्वी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह की कई पृथ्वी इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हो सकती हैं। आने वाले समय में हो सकता है ये भी पता चले कि इसके अलावा भी और पृथ्वी है कोई। तो फिर इस तरह से इस ब्रह्मांड का जो एक, आप क्या कह सकते हैं कि कई इस ब्रह्मांड में गैलेक्सीज बनी, अर्थात कई मेखलाएं, और फिर उनके अंदर सोलर सिस्टम, जो इसके अंदर हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस पृथ्वी की उत्पत्ति ये 4.6 अरब वर्ष मानी जा रही है, अर्थात उत्पत्ति इतने साल पहले, 4.6 अरब पहले इस कह सकते हैं आपकी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 4.6 अरब पहले। और फिर इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी, और फिर इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। और मानव की उत्पत्ति अगर हम देखें तो मानव की उत्पत्ति लगभग आज से कह सकते हैं कि 50 से 30 लाख वर्ष पूर्व ये मानव की उत्पत्ति का अनुमान लगाया गया है कि इस तरह से ये मानव की उत्पत्ति इतने वर्ष पहले हुई होगी, 50 से 30 लाख वर्ष पहले। और फिर ये जब मानव की उत्पत्ति हुई तो ऐसा माना जा रहा है कि ये कैस्पियन सागर के आसपास, हालांकि मानव की उत्पत्ति से काफी वर्ष पहले इस पृथ्वी पर अन्य जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले जिन जीवों की उत्पत्ति हुई वो एक कोशिकीय जलीय जीव थे, और मानव की उत्पत्ति से काफी वर्षों पहले उनकी उत्पत्ति हो चुकी है। और फिर मानव की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है ये कैस्पियन सागर के आसपास हुई। और जब कैस्पियन सागर के आसपास इस मानव की उत्पत्ति हुई तो यह मानव 3 दिशाओं में आगे बढ़ा।
जो मानो एक एक शाखा इसकी आप कह सकते हैं कि यूरोप की तरफ बढ़ी, यूरोप, और दूसरी शाखा जो है वो अफ्रीका की तरफ, और तीसरे चीन और मंगोलिया की तरफ। ये तो कैस्पियन सागर के आसपास जो मानव की उत्पत्ति हुई वो 3 दिशाओं में आगे बढ़ा, और इस तरह से, और फिर इस तरह से वो आप कह सकते हैं कि उसका पूरे संसार में इस तरह से उसका फैलाव हुआ, विस्तार हुआ। और अभी हम मानव के पूर्वजों के विषय में जब देखेंगे कि रामापिथेकस से कैसे वो रामापिथेकस जो वृक्षों पर रहता था, पेड़ों पर रहता था, फिर वो कैसे वहां से मैदानी क्षेत्रों में आया, उसका उसी तरह का एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो मैदानी क्षेत्रों में आया, और फिर वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से वो कैसे होमो हैबिलस, और फिर होमो हैबिलस से वो होमो इरेक्टस, इस तरह से कैसे उसका विकास होता है और कब कब क्या होता है उसको तो अभी हम इसके बाद देखेंगे। तो इस तरह से कैस्पियन सागर के आसपास। लेकिन अगर ये बात हम भारत के संदर्भ में करें कि मानव की उत्पत्ति भारत में कहां पर हुई, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में मानव की उत्पत्ति ये नर्मदा घाटी में हुई। ये भारत में मानव की उत्पत्ति नर्मदा घाटी में हुई, और नर्मदा घाटी में जिस मानव का कंकाल पाया गया वो मानव होमो इरेक्टस इरेक्टस था। होमो इरेक्टस इरेक्टस, और ये वही मानव है जो 2 पैरों पर खड़ा होकर चला, होमो इरेक्टस। तो नर्मदा घाटी में भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मानव की उत्पत्ति यहां पर हुई। अब सवाल यह है कि क्या मानव और जो ये कपी बंदर हैं इनके पूर्वज एक ही हैं? तो अगर एक जीव वैज्ञानिक था चार्ल्स डार्विन ने तो लंगूर, कपी, मानव, इन सब, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सबको प्राइमेट्स में रखा और कहा इनके मूल में इनके वंश एक ही है। और उस चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, जो लगभग 1859 में लिखी गई, प्रकाशित हुई, उसमें उसने ओरिजिन इस पूरे बात को लिखा है, इस सिद्धांत को दिया है, ओरिजिन से रिलेटेड सिद्धांत को दिया है। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि आप ये कह सकते हैं कि इन जातियों की उत्पत्ति एक दूसरे से नहीं हुई। हाँ ठीक है, इनके पूर्वज वो एक जैसे हो सकते थे, लेकिन एक दूसरे से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। यह बात भी अब सिद्ध हो गई है कि एक जैसे इनके पूर्वज हो सकते हैं। तो हम यहां पर यह देखेंगे कि प्राइमेट्स समझेंगे कि प्राइमेट्स क्या है। तो प्राइमेट्स का मतलब यह है कि इसके अंदर कपी और मानव दोनों को रखा जाता है। तो पहले तो मोटे तौर पर यह देखेंगे कि इसके अंदर ये कपी और मानव दोनों आते हैं, अर्थात कपिवंश और मानव वंश ये दोनों इसमें समाहित हैं। अब जब कपिवंश की बात करते हैं तो कपिवंश में ये गिब्बन, गोरिल्ला, और ओरंगुटान
चिंपैंजी, ये सभी कपि वंश के अंतर्गत आएंगे। वहीं पर जो मानव वंश है, मानव वंश में एक तो पहले यह समझना होगा कि रामापिथेकस, ये रामापिथेकस मानव जंगलों में रह रहा है, मानव के पूर्वज वृक्षों पे रह रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं है, वर्षा हो रही है, पत्थर ओले गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है, मौसम में बदलाव हो रहा है, बाढ़ आ रही है, क्योंकि अभी जो उनका क्रेनियल कैविटी का आयतन है, अभी जो मस्तिष्क है, वो उस तरह से धीरे धीरे अभी ये भी देखेंगे कि मानव के मस्तिष्क का विकास कैसे होगा, और जब मानव के मस्तिष्क का विकास होता गया तो वो कैसे पाषाण युग से और मिसाइल युग तक पहुंच जा रहा है मानो, आज का आधुनिक मानो, वो सब देन है उसके मस्तिष्क की, उसकी ब्रेन की। और जैसे जैसे उसके क्रेनियल कैविटी का आयतन बढ़ता गया, उसके ब्रेन का आकार बढ़ता गया, इस सब बातों को समझेंगे। तो यहां पर हम कपिवंश तो ये हैं, और प्राइमेट्स के अंदर कपिवंश और मानववंश दोनों को रखा जाता है। फिर इनमें से जो रामापिथेकस है, ये तो वही जंगलों में रहा, लेकिन एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फिर होमो हैबिलिस, इससे होमो हैबिलिस आप कह सकते हैं। और ये जो होमो हैबिलिस है, यही ऐसा पहला मानव है जिसने दो हाथों का, आप ये कह सकते हैं, दो हाथ वाला मानव, अर्थात हाथ वाला मानव। और मानव ही इस सृष्टि में एक ऐसा जीव है जो अपने अग्र पादों का, अर्थात हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और उसका दो हाथों का इस्तेमाल करना ही इसी ने इस सृष्टि में क्रांति उत्पन्न किया। आज जो भी मानव द्वारा कार्य हो रहे हैं, वो दो हाथों, एक तो उसका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसकी वजह से, और दूसरा दो हाथों के प्रयोग करने की वजह से ही इतने बड़े बड़े शोध, अनुसंधान और वैज्ञानिक खोजें जो हो रही हैं, वो उन्हीं के दो हाथों के इस्तेमाल की वजह से ही है। तो होमो हैबिलस हाथ वाला मानव, और फिर होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, इस मानव का विकास हुआ। होमो इरेक्टस ये कैसा मानव है? इरेक्ट माने होता है तन्ना या सीधा खड़ा होना, दो पैरों पर खड़ा होकर चला ये मानव, अर्थात हाथ वाला मानव, और इसे आप कह सकते हैं कि पैरों पर चलने वाला मानव, चलने वाला मानव, दो पैरों पर चलने वाला मानव पहला होमो इरेक्टस। और इस होमो इरेक्टस को पिथकांथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं, पिथकांथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस को पिथकांथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं। और सामान्य शब्दों में यही आपको जावा मानव कहलाता है, इसी को हम जावा मानव कहते हैं। और बेसिकली जो अग्नि का आविष्कार किया वो इसी मानव ने किया, हालांकि उसके उपयोग का ज्ञान इसको नहीं है, लेकिन पत्थर को रगड़ रहा था और चिंगारी निकली
और आग लग गई। तो आविष्कार जो है वो इसी ने किया, अग्नि का आविष्कार इसी मानव ने किया, हालांकि उसको इसके उपयोग का ज्ञान नहीं है अभी। इस होमो इरेक्टस के बाद फिर निएंडरथल मानव आया, निएंडरथल, और निएंडरथल मानव के बाद फिर क्रोमैग्नान मानव आया, क्रोमैग्नान, क्रोमैग्नान के बाद आधुनिक मानव, अर्थात आज का होमो सैपियंस सैपियंस, जिसे हम होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं, ये मानव आया, होमो सैपियंस, अर्थात बुद्धिमान मानव, बुद्धिशील मानव। सैपियंस वर्ड फॉर्म बाय सैपियंट एंड द मीनिंग ऑफ सैपियंट इज विजडम, अर्थात जिस मानव के पास ठीक ठाक बुद्धि थी, और आप कह सकते हैं कि उसे ही होमो सैपियंस कहा गया। और कॉग्निटिव जो इसके अंदर कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस वो विकसित हुई, और तभी उसके प्रयोग से, इसने अपने मस्तिष्क के प्रयोग से तमाम नित नूतन नए चीजें बनाना शुरू किया। तो अब इस मानव का विकास इससे हो रहा है। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर और होमो सैपियंस सैपियंस या आधुनिक मानव तक की जो विकास यात्रा है वो इस तरह है। तो मानव पहले खानाबदोश जीवन जी रहा है, जो होमो इरेक्टस मानव है, जिसको हम पिथकांथ्रोपस इरेक्टस भी कह रहे हैं, ये पैलोलिथिक एज का मानव है। और जिस समय नोमैडिक लाइफ मानव जी रहा है, खानाबदोश जीवन जी रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है और भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन आज के लगभग आप कह सकते हैं कि आज के लगभग 10,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले ये इस समय अंतिम रूप से जो मानव के इतिहास में चमत्कार हुआ और उसने कृषि कार्य करना शुरू किया, कृषि कार्य। हालांकि उसके पहले जो सोसाइटी की कॉन्सेप्ट है और समाज की कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा उसके पहले आ चुकी थी, लेकिन कृषि कार्य करना उसने इतने से शुरू किया। और जब मानव ने कृषि कार्य 10,000 वर्ष पहले करना शुरू किया, और फिर अब कृषि कार्य करेगा तो फिर उसको स्थायी आवास की भी जरूरत है, क्योंकि कृषि पहले कुछ जगह पे वो कृषि कर रहा है, फिर वहां की उत्पादकता, भूमि की उर्वरता खत्म हो गई तो दूसरी जगह, लेकिन स्थायी रूप से जब वो कृषि कार्य भी शुरू कर दिया और स्थायी आवास बनाना यहां पे शुरू कर दिया। और स्थायी आवास और कृषि, जब कृषि शुरू किया उसने तो कुछ सरप्लस उत्पादन हुआ, अर्थात कुछ अधिशेष उत्पादन हुआ। यहां पे सरप्लस उत्पादन से आशय यहां पर यह है कि जितना जरूरत है, आवश्यकता है, उससे अधिक का उत्पादन हो जाना, उससे अधिक का उत्पादन हो जाना। तो यहां पर जब कृषि उसने शुरू किया तो अधिशेष उत्पादन हुआ, और जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो आप कह सकते हैं कि फिर कभी कृषि में कुछ नहीं भी हो रहा है, कम पैदा हो रहा है तो भी उसका काम चल जाएगा, या कुछ उसमें जितने लोग संलग्न हैं काम में वो नहीं भी उसमें लगेंगे तो भी हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा मानो फ्री हुआ,
थोड़ा सा जैसे आवश्यकता से अधिक पैदा हुआ। और आपको ये आइडिया है कि जो आहार है, भोजन है, वो मनुष्य की जो भोजन, कपड़ा और मकान, इन तीन आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता वो भोजन है। आदिमानव जब को कपड़ा पहनने का ज्ञान नहीं था, जब उसको घर में रहने की जानकारी नहीं थी, तब भी वो भोजन करता था। वो वाइल्ड वेजिटेबल, फ्रूट और जंगली पशुओं का शिकार करके वो खा रहा है, कच्ची मांस खा रहा है। तो भोजन, आहार, ये किसी भी लिविंग बीइंग की, ना कि केवल मनुष्य की, ये पहली आवश्यकता है। और पूरा का पूरा एक मैस्लो ने अपने सिद्धांत में इस बात को कहा है कि वो उसकी पहली आवश्यकता है और दैहिक आवश्यकता में से पहली आवश्यकता है। तो जब उसने कृषि शुरू किया और अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो कुछ सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से अब वो उसको भविष्य के लिए भी रख सकता है। और भविष्य के लिए रख सकता है तो कभी कृषि में कम भी हुआ, नहीं भी हुआ, या कुछ लोग उसमें संलग्न नहीं भी हैं, तो वो स्वतंत्र हुए, फ्री हुए। और तब उन्होंने चिंतन शुरू किया, सोचना शुरू किया। और ये बिल्कुल सही बात है, ये विवेकानंद जी का कथन है कि अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा होगा तभी वो कुछ सीख पाएगा, तभी वो कुछ नया कर पाएगा। और विवेकानंद जी तो कहते थे कि किसी भूखे व्यक्ति को पढ़ाना या शिक्षा देना महापाप है। और है भी बात सही। अगर किसी को भूख लगी और आप उससे कहें कि 2 और 2 4 होता है, तो वो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 और 2 4 रोटियां होती हैं, क्योंकि उसको रोटी की जरूरत है। तो यहां जब सरप्लस उत्पादन हुआ, तो अब मानो थोड़ा सा फ्री हुआ कि नहीं भी उत्पादन करेंगे या कुछ लोग नहीं भी इनपे संलग्न, तब उन्होंने सोचना शुरू किया। जब सोचना शुरू किया तो फिर नई नई चीजें बनाना शुरू किया। पहिए का आविष्कार करेंगे, और पहिए का जब आविष्कार होगा, चाक, कुम्हार की चाक, अब पहिए का आविष्कार होगा तो फिर उस पर बर्तन बनाना शुरू हो जाएगा। अब उस पर बर्तन बनाना शुरू होगा, फिर बर्तन का उपयोग शुरू हो गया। तो इस तरह से तमाम नई बातें मानव ने शुरू कर दिया सोचना। और इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनमें मानव ही एक है जिसके पास इस तरह की बुद्धि और संज्ञानात्मक चिंतन, कॉग्निटिव थिंकिंग की कैपेसिटी, वो मानव में ही है और जीवों में नहीं है। और जिसकी वजह से वो इस तरह से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता। हालांकि ये बात सही है कि मानव के मस्तिष्क का जो विकास हुआ है, उस मस्तिष्क का विकास उसकी कुछ, आप कह सकते हैं कि संवेदनशील अंगों की शर्त पर हुआ है। जैसे मानव का मस्तिष्क तो विकसित हुआ है, लेकिन घ्राणेन्द्रियां मानव की उतनी विकसित नहीं है जितना अन्य जीवों की है, अर्थात सूंघने की शक्ति। तो मस्तिष्क तो विकसित हुआ, और मस्तिष्क, मानव का जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क का मानव के मस्तिष्क का आकार है, वो इस सृष्टि के और जीवों के आकार की तुलना में वो ज्यादा बड़ा है। मतलब अगर हम ये कहें कि मानव के जो शरीर का भार है और जो उसके मस्तिष्क का भार है, और जीवों की तुलना में इसके मस्तिष्क का भार ज्यादा है, और जो मस्तिष्क का भार ही ज्यादा है, तो फिर उसके अंदर जो बुद्धि का केंद्र है, सेरिब्रम, मानव का सेरिब्रम सभी जीवधारियों के सेरिब्रम से, उनके शरीर की भार की तुलना में सबसे ज्यादा है इस सृष्टि में। इसीलिए मानव बुद्धिशील प्राणी है। तो इस बात को भी थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि मानो जो होमो सैपियंस हुआ, तो इस होमो सैपियंस बनने की मानव की क्या यात्रा रही, वो एक बुद्धिशील प्राणी कैसे बन पाया। तो शुरुआत में अगर हम ये देखें तो जो मानव है, इसके शुरुआत में जो क्रेनियल कैविटी का आयतन था वो उतना अधिक नहीं था, अर्थात कपाल गुहा का आयतन। और जैसे जैसे कपाल गुहा का आयतन बढ़ता गया, इसके मस्तिष्क का आकार बढ़ता गया। वर्तमान में जो मानव की कपाल गुहा का आयतन है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो क्रेनियल कैविटी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ
क्रैनियल क्रैनियल कैविटी, कपाल गुहा का आयतन। ये कपाल गुहा का जो आयतन है ये 1450 सीसी है। ये 1450 सीसी अर्थात 1450 घन सेंटीमीटर, ये मनुष्य की कपाल गुहा का आयतन है। अब इस 1450 जो सीसी का क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी क्या है थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये मनुष्य, यहां पे 8 बोन्स होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। यहां 8 हड्डियां हैं, यहां पे 14 है इस पूरे में, इसको मिलाकर इतने में 22 हड्डियां हैं। लेकिन जो ये हमारा स्कल है आप कह सकते हैं, अर्थात खोपड़ी, इसमें 8 हड्डियां हैं और ये 8 हड्डियां ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक कवच बनाती हैं, एक आवरण बनाती हैं, उसी को कपाल कहते हैं। और फिर इसके अंदर जो एक कैविटी बनती है उसी को कपाल गुहा कहते हैं, क्रेनियल कैविटी। इस क्रेनियल कैविटी की जो कैपेसिटी है, जो इसका वॉल्यूम है, जो इसका आयतन है, या इसमें किसी चीज को ग्रहण रखने की जो क्षमता है, वो 1450 सीसी है। इसके अंदर एक ग्रे मैटर है, अर्थात मस्तिष्क। मस्तिष्क, ब्रेन इज ए ग्रे मैटर, और मस्तिष्क को इंसेफ्लान भी कहते हैं। तो इस तरह से अब इस मानव का जो मस्तिष्क है, जो इस कपाल गुहा में है, उस मस्तिष्क का भार औसतन 1.4 केजी होता है, 1.4 किलोग्राम, 1.4 केजी। अब ये जो मनुष्य का शरीर और उसके मस्तिष्क का भार है, इसके बीच अगर उसके मानव का जो मस्तिष्क है और इसका जो शरीर है, इसके बीच में अगर हम ये कहें कि कितना अनुपात होगा, तो ये 1:46 है। एक 46 किलोग्राम का कोई मनुष्य होगा तो उसमें माना जाता है कि 1 किलोग्राम का मस्तिष्क का भार होगा, मस्तिष्क का। तो इस रेशियो में, और अमूमन जो सामान्य औसत भार है मनुष्य का, वो मतलब 65 से 70 किलोग्राम। तो 65 से 70 किलोग्राम में के जो भार वाला मनुष्य, उसमें 1.4 केजी ये मस्तिष्क का भार होगा। जबकि रेशियो क्या है, ये मस्तिष्क और शरीर के भार के बीच 1:46 का अनुपात है। और इस तरह से इतने आप कह सकते हैं कि इस शरीर के भार के अनुपात में और किसी भी जीव का मस्तिष्क का आकार और भार इतना अधिक नहीं होता जितना मनुष्य का होता है। एक तो ये स्थिति यहाँ पे। तो कपाल गुहा का आयतन, और पहले कपाल गुहा का आयतन अगर हम शुरू से देखें, होमो इरेक्टस इरेक्टस से देखें, तो इतना नहीं था। जैसे जैसे कपाल गुहा का आयतन बढ़ता गया, वैसे वैसे मस्तिष्क का भार बढ़ता गया, और जैसे जैसे मस्तिष्क का भार बढ़ता गया, आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे मस्तिष्क के अंदर भी जो इंटेलिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा, इस मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क में, ब्रेन में, ब्रेन और इंसेफ्लान, कुछ भी कहें, इसी इंसेफ्लान से इंसेफलिक इंडेक्स बनता है। तो अब इसमें दो ऐसे, मानव मस्तिष्क के तो कई बार पार्ट हैं। जैसे सबसे पहले इसको मोटे तौर पे 3 पार्ट में ही बांट लेते हैं। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, अर्थात आप कह सकते हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को वो प्रोएंसेफ्लान भी कहते हैं, और मिड ब्रेन को मेसोएंसेफ्लान भी कह देते हैं, मेजोएंसेफ्लान, मेसोएंसेफ्लान, और हिंड ब्रेन को, पश्च मस्तिष्क को रोहोबेंसेफ्लान भी कहते हैं। अब इनमें से
फिर इनके अंदर भी पार्ट होते हैं, डाइंसेफ्लान, सेरिब्रम, वो फिर एक अलग हम विषय की तरफ चले जाएंगे, उधर नहीं जाते। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हम ये यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रेन या इंसेफ्लान के कौन ऐसे दो पार्ट हैं जिसने इस सृष्टि के जीवों में मनुष्य को सैपियंस बना दिया, होमोसैपियंस बना दिया, सबसे बुद्धिशील प्राणी बना दिया, बुद्धिमान बना दिया, कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए, संज्ञानात्मक चिंतन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए वो कौन सा मस्तिष्क का पार्ट जिम्मेदार है, किसकी वजह से मानव नित्य नूतन नए नए आविष्कार कर रहा है, वो क्षमता किस पार्ट में है, मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है। तो वो मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम, अर्थात आप इसे हिंदी में कह सकते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क ये, और एक पार्ट है सेरिब्लम। ये, और इसे हिंदी में आप कह सकते हैं सेरिब्लम को ये निमस्तिष्क। सेरिब्लम निमस्तिष्क, और ये बेसिकली अग्र मस्तिष्क का भाग है और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। मनुष्य जो होमोसैपियंस सैपियंस बना वो इस पार्ट, इसकी वजह से बना, इस सेरिब्रम। बहुत से पार्ट है, लेकिन हम जो इस तरह से मानव के होमोसैपियंस बनने की यात्रा में जिस पार्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, उसको हम समझ लेते हैं। तो जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शन हैं, जितनी भी बौद्धिक प्रोसेस, बौद्धिक क्रियाएं हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हैं, वो इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। और इस सृष्टि में सेरिब्रम जितना बड़ा मनुष्य का है, और यही वजह है कि वो शेर को भी कंट्रोल कर लेता है, अंतरिक्ष में भी जा रहा है, हाथी इतने विशालकाय जीव को भी नियंत्रण में कर लेता है, और मंगल पर आशियाना बसाने को सोच रहा है। तो थिंकिंग कैपेसिटी जो आई, चिंतनशीलता, वो इसकी वजह से। ये बुद्धि का केंद्र है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। पढ़ना लिखना, हिसाब किताब लगाना, इच्छा शक्ति, चिंतनशीलता, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं उनके लिए मानव का यही पार्ट जिम्मेदार है। और सही मायने में यही मनुष्य को होमो सैपियंस सैपियंस बनाता है, यही बनाता है सैपियंस, यही जिम्मेदार है। और यही पार्ट जो बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जो जिनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनका यही पार्ट आप कह सकते हैं कि बहुत विकसित होता रहता है या होता चला जाता है। साइंटिस्ट, दार्शनिक, विचारक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के जो भी कार्य कर रहे हैं उनका ये पार्ट बहुत विकसित होता है। अब सवाल ये है कि इसकी क्या भूमिका है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, और इसकी भूमिका सेरिब्लम की, ये मानव शरीर के अंगों के बीच में, मांसपेशियों के बीच में और उसके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनके बीच संतुलन बनाने का काम करता है। कहने का मतलब मानव शरीर का संतुलन बनाने का काम यही करता है, ये बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। माउंट एवरेस्ट पे
मानव ही चढ़ सकता है और कोई जीव चढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतना संतुलन बेहतर नहीं बन पाएगा उसका। ये है। तो माउंट एवरेस्ट तो कहने का मतलब, या फिर ठीक है कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ऊंची छलांग लगा लेते हैं, लेकिन जितना भी बॉडी बैलेंस बनाने का काम है, शरीर का संतुलन बनाने का काम है, वो यही पार्ट करता है, सेरिब्लम करता है। और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो इस तरह से ये ब्रेन के जो दो पार्ट हम लोगों ने देखे, और उसमें से ये पार्ट ही मानव को होमोसैपियंस सैपियंस बना रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है मानव को। अब जिस तरह से मानव होमोसैपियंस बना, इसकी वजह से, सेरिब्रम की वजह से, प्रमस्तिष्क की वजह से, और फिर उस अपने विकास की प्रक्रिया में अब हम मानव जो है वो धीरे धीरे नए नए आविष्कार कर रहा है, और फिर वो पाषाण काल से, आप ये कह सकते हैं कि वो पाषाण काल से आज के इस वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुका है। विज्ञान के युग में जो प्रवेश किया है, उस सब के पीछे जो सबसे रेस्पॉन्सिबल पार्ट है, बॉडी का, ब्रेन का ऑर्गन है, वो सेरिब्रम ही है। अब इस वैज्ञानिक युग में जो मानव प्रवेश किया, जिसके अंदर अब वो विभिन्न नए अनुसंधान कर रहा है, अब वो आविष्कार तो कई उसने किए ही हैं। मंगल पर वो मानव बस्ती बसाने को सोच रहा है, मानव बस्ती की चर्चा हो रही है। तो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मानव विकास में दो तीन चीजें स्पष्ट होती हैं। एक, उसका अग्र पादों का, या आप कह सकते हैं हाथों का जो है वो खाली होना, और खड़े होकर दो पैरों पर चलना, और उन दो फिर हाथों का इस्तेमाल उसने करना शुरू किया, अपने कार्यों में उसका प्रयोग करना शुरू किया। तो एक मानव के इस विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण घटना वो है, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना कि इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, और मस्तिष्क में भी इसका जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, उस सेरिब्रम वाला पार्ट, जो सेरिब्रम है, उस सेरिब्रम वाला पार्ट इसका बड़ा होना, जो कि बुद्धि का केंद्र है, और जिससे कि उसके उपयोग से ये नई नई चीज़ों को, नई नए आविष्कारों को ये पूरा करने लगा। तो और फिर बाकी जो हम लोग अभी पाषाण काल का मानो, जो पाषाण काल का मानो, जो पैलोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, वो हम पाषाणकालीन संस्कृति में देखेंगे। हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं आज का, केवल हम ये आज समझना चाह रहे हैं कि मानव की ओरिजिन और उद्विकास जो हुआ, वो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमोसैपियंस सैपियंस तक, उस विकास यात्रा में जो उसका उद्भव हुआ और फिर जो उसका विकास हुआ, उस विकास यात्रा का क्या क्रम था, और फिर होमोसैपियंस बनने में मानव के शरीर के किस अंग की अहम भूमिका थी, इस सब बातों को हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बात करेंगे, स्टोन एज कल्चर के विषय में बात करेंगे, पैलोलिथिक एज के विषय में बात करेंगे, स्टोन एज कल्चर, प्रीहिस्टोरिक एज के विषय में बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल में, तो फिर उस प्रागैतिहासिक काल में हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक जो मानव था वो किन किन फेजेस से जो है होकर गुजरा। उसमें हम लोग समझेंगे फिर कि पैलोलिथिक एज क्या है, मीसोलिथिक एज क्या है,
और नियोलिथिक एज क्या है। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।